बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आपके साथ दो मौज़ूआत जो हैं उन पे गुफ्तगू करनी है। पहला मौजू ये है कि आजकल सोशल मीडिया पे और दूसरे मीडिया पे बड़ी खबरें गर्म हैं कि बानी पीटीआई कैदी नंबर 804 की बहनें जो हैं वो अडयाला जेल के बाहर धरना दे के बैठी हैं, रोज़ाना जाती हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। फ़लाँ शख्स जाना चाह रहा है, वकील जाना चाह रहा है, उसका फ़लाँ जाना चाह रहा है, पता नहीं क्या क्या कौन कौन जाना चाह रहा है, उससे मुलाकात नहीं हो पा रही। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बानी पीटीआई से अगर मुलाकात किसी ने करनी है और वो संजीदा है कि उसने वाकई ही मुलाकात करनी है, तो वो सिर्फ़ एक शख्स करवा सकता है और वो शख्स है अली अमीन गंडापुर। क्योंकि मुलाकात के लिए हुकूमत को एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो अंदर होने वाली मुलाकात का अहवाल ना तो किसी अपने साथी को बताए, ना तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स को बताए, ना उनके गालम गलोच ब्रिगेड को बताए, ना उनके पालतू यूट्यूबर्स को बताए। ऐसे शख्स की तलाश है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अली अमीन गंडापुर है और वो ही ये इस बात पे पूरा उतर सकता है कि हुकूमत पाकिस्तान जो चाह रही है, जिस तरह का उसको शख्स चाहिए है, वो अली अमीन गंडापुर है। और अब अली अमीन गंडापुर के साथ इमरान खान की इन तीनों बहनों ने, ख़ासकर अलीमा खान ने जो किरदार अदा किया है उसके ख़िलाफ़, वो भी सबके सामने है। और अब वो कैसे उनकी मुलाकात करवा सकता है या वो कैसे उससे अपनी मुलाकात के बारे में कह सकती हैं, या वो क्या वाकया ही इनकी आर्बिट्रेशन करवा सकता है, मुलाकात करवा सकता है या नहीं। लेकिन बंदा वही है जो हुकूमत पाकिस्तान के तमाम जो उनकी जो ख्वाहिश है, जो उनका म्यार है, उस पर वही पूरा उतरता है। और दूसरा ये है कि एक सूबे का मुंतखब वज़ीर आला नाम नहाद वो जनाब रोज़ मीडिया पे बयान देता है कि जी मैंने फ़लाँ काम करना था तो मैंने बानी से मुलाकात करनी थी, मैंने फ़लाँ काम करना था तो मैंने बानी पीटीआई से मुलाकात करनी थी, मुझे मुलाकात नहीं करने दे रहे। वो इतनी तवज्जो अपने सूबे पे नहीं दे रहा, सूबे की आवाम पे नहीं दे रहा, जितनी वो जनाब अडयाला के कैदी और अडयाला के चांसलर की तरफ उसने तवज्जो दी हुई है। चांसलर से याद आया, ये मौसूफ़ जो हैं इनकी एक यूनिवर्सिटी भी है जिसका नाम है नमन, और ये उसके वाइस चांसलर भी हैं। मैंने आज तक नहीं सुना, शायद आप लोगों ने सुना हो कि यूनिवर्सिटी के तलबा ने हड़ताल की हो, या उनकी इंतज़ामिया ने हड़ताल की हो, या यहाँ के प्रोफेसरों ने हड़ताल की हो, या वहाँ के एडमिशन के जो इंचार्ज हैं उन्होंने हड़ताल की हो कि हमने स्टूडेंट्स को दाखिला देना है, बानी से मशवरा करना है, हमें मशवरा करने दें, वो हमारे चांसलर हैं। या कभी किसी प्रोफेसर ने कहा हो कि हमने बच्चों को ये यहाँ से निकालना है, या उसके बारे में, उनके मुस्तकबिल के बारे में कोई फ़ैसला करना है, या यूनिवर्सिटी के बारे में कोई अहम फ़ैसले करने हैं तो बानी से मुलाकात करवाई जाए, कोई नहीं कहता। उसके मामलात जो हैं वो चल रहे हैं। इसके अलावा बानी साहब जो हैं वो शौकत खानम के भी वो हैं इंचार्ज हैं, और आज तक किसी बंदे ने वहाँ शौकत खानम में ना कोई ऑपरेशन रुका, ना किसी का एडमिशन रुका, ना कहाँ वहाँ पे कोई डिस्चार्ज हुए मरीज़ वो रुके। इसलिए किसी बंदे ने आके ये नहीं कहा कि हमने फ़लाँ बंदे का ऑपरेशन करना है, हमें बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, हमने उनसे मशवरा करना है, हमने फ़लाँ बंदे से बिल लेना है, उससे मशवरा करना है कि जी हम बिल लें या ना लें, हमने ये काम करने हैं, हमने वो काम करने हैं। हॉस्पिटल भी चल रहा है, यूनिवर्सिटी भी चल रही है, लेकिन एक सूबा चलाने वाले को पता नहीं क्या मसला है कि वो कहता है कि जी मैं मुलाकात करूँगा तो सूबा चलाऊँगा। ऐसे सूबे नहीं चलते, ना हुकूमतें चलती हैं। आपको मैंडेट दिया गया है, आपको अगर मुंतखब किया गया है तो आप अपनी समझ के मुताबिक अपने सूबे पे तवज्जो दें। ऐसी फ़जूल बातें, ऐसी फ़जूल हरकतों पे अब आवाम जो है वो तवज्जो नहीं देने वाले, और ना ही इनसे कोई हासिल होने वाला है। काम करेंगे तो आपको इसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। ये आपने अभी जो ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं उनमें आपने देख लिया है। आप भले जो चाहें कि 47 आ गया, 45 आ गया, लेकिन ज़मीनी इंतखाबात में हमेशा कामयाबी उन्हीं की होती है जो हुकूमत में होते हैं। और फिर
ضمنی انتخابات سے یاد آیا کہ یہ ہری پور میں جو ایک سیٹ تھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ دھاندلی ہو گئی. اور یار شرم کرو، اس صوبے میں آپ کی اپنی حکومت، اپنی فوج، اپنی پولیس، اپنی انتظامیہ، اپنا سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ جی ہم وہاں سے ہار گئے، ہمیں نون لیگ نے ہرا دیا، ہمیں حکومت نے ہرا دیا. مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد کہ یہ جو 804 کے فالورز ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ہماری تاریخ پیدائش غلط ہو گئی ہے، اس میں بھی نون لیگ کا کردار ہے. اینی وے، اپنے کام پہ توجہ دیجیے، پلیم گیم سے کچھ نہیں ہونے والا. تو جناب آج کا دوسرا موضوع ہے کہ چکوال کے دور افتادہ گاؤں ملہال مغلا میں پیدا ہونے والا وہ بچہ جو 4 سٹار جنرل کے عہدے تک پہنچا. یہ بچہ جب پیدا ہوا تو 2-3 سال میں ہی اس کے والدین دنیا سے کوچ کر گئے. یوں یہ بچپن سے ہی ظالم دنیا کی ٹھوکروں میں آ گیا. ہماری سوسائٹی میں ایک یتیم بچے کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے وہ سب کچھ اس بچے نے جھیلا. بامشکل میٹرک اور FSC کر پایا اور پھر کسی مہربان نے اس کو پاک آرمی کی راہ دکھا دی. یوں اس یتیم و بے آسرا بچے نے پاکستان آرمی میں کمیشن کے لیے اپلائی کیا، جس میں وہ کامیاب ہو گیا. کاکول سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد اس نوجوان لیفٹیننٹ کو 8 سندھ ریجمنٹ میں بھیجا گیا، جہاں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا. اس نوجوان لیفٹیننٹ سے ضروری دستاویزات مکمل کرواتے ہوئے پوچھا گیا کہ اپنے وارث کا نام لکھواؤ. تو یہ نوجوان سوچنے لگا، کیونکہ اس کی فیملی میں کوئی نہیں تھا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، اور نہ ہی کوئی قریبی رشتہ دار. اس نے سوچ سمجھ کر وارث کے خانے میں 8 سندھ ریجمنٹ کا نام لکھایا. یہ محنتی اور تحمل مزاج نوجوان ترقی کے مدارج طے کرتا گیا، یہاں تک کہ ایک دن پاکستان کی تمام افواج کا چیف بن گیا. جی ہاں، میں جنرل ساحر شمشاد مرزا کی بات کر رہا ہوں، جو 27 نومبر کو اپنی مدت ملازمت مکمل ہونے کے بعد ریٹائر ہو گئے ہیں. اس جنرل کو اس کے دوست فوج کا معمار کہہ کر پکارتے تھے. اس جنرل نے ماڈرن وارفیئر اور اسٹریٹجک پلاننگ میں پاک فوج کو بلند مقام پر لا کھڑا کیا ہے. جنرل ساحر شمشاد فوج میں اپنے پرسکون رویے اور مضبوط اعصاب کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے. جنرل ساحر کی یہ ترقی اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں فوج ہی وہ واحد ادارہ ہے جہاں ایک یتیم و بے آسرا بچہ بھی اپنی محنت اور قابلیت سے اونچے مقام پر فائز ہو سکتا ہے. ویل ڈن جنرل ساحر شمشاد مرزا، آپ نے بے آسرا اور یتیم بچوں کے لیے ایک امید کی کرن پیدا کی ہے کہ اگر آپ کے پاس لگن ہو اور محنت ہو تو آپ بھی ایک اونچے مقام تک پہنچ سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.